हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का जो सब्जेक्ट है साइंस यानी विज्ञान, उसका आज हम लोग कुछ वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाली है, आप जानते ही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करना होगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू तो देख लीजिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित को परिभाषित एवं इनके एसआई मात्रक लिखिए। मैंने ये बहुत से लिया है जिसका परिभाषा और एसआई मात्रक क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है। इनमें से एक भी आपको नहीं छोड़ना है, सबको आपको याद कर लेना है। एक यहाँ जरूर उठाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहला है ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों। अब है कार्य। कार्य किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर लगाने पर बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो उसे कार्य कहते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु है, इसको हम लोग धक्का दे रहे हैं, मतलब इसमें बल लगा रहे हैं, तो ये जिधर हम लोग धक्का लगा रहे हैं उधर ये विस्थापित होगी, तो उसको क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। इसका एसआई मात्रक भी जूल होता है, जिसका ऊर्जा और कार्य का दोनों का मात्रक जूल ही होता है। फिर है दोस्तों शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, इसका एसआई मात्रक वॉट होता है। फिर है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ ये है तरंग दैर्ध्य, ये है मतलब ये है क्या? संपीड़न। ठीक है। और यह है विरलन। दोनों के मध्य जो बीच की दूरी है इसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं। फिर अगला है आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं दोस्तों? 1 सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या या 1 सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में जो उत्पन्न होती है क्या? कुल दोलन उत्पन्न होती है और तरंग उत्पन्न होती है, उसको क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है। ई में है, लास्ट में है आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक, यहाँ कंपनी सॉरी मिस्टेक होता है टाइपिंग में, यहाँ एक कंपन होगा। ठीक है। एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं, इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। समझ गए दोस्तों? आवर्तकाल किसे कहते हैं? मतलब 1 सेकेंड में जो उत्पन्न होती है दोलन और कंपन, उसको क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अवोगाद्रो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है इसका मान। ये याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो देख सकते हैं आप, किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मतलब एक पदार्थ है, उसका 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? एम से। छोटा एम, कैपिटल एम से नहीं, छोटा एम से, यानी स्मॉल एम। ठीक है। अब देख लीजिए, कैनाल किरणें क्या है? यहाँ एनोड होगा। एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणों को कैनाल किरणें कहते हैं। ठीक है। धन आवेशित किरणें, यहाँ किरणें होगा, धन आवेशित किरणें जो उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? कैनाल किरणें कहते हैं। इनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। फिर है 2 संक्रामक रोग। यहाँ देख सकते हैं आप, 2 संक्रामक रोगों का नाम लीजिए या लिखिए। तो देख सकते हैं आप, चेचक और कोरोना। क्योंकि मैंने क्यों लिया? ये संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से फैलता है उसको ही कहते हैं संक्रामक रोग। तो चेचक भी सूक्ष्म जीव से फैलता है, और कोरोना को तो कौन नहीं जानता, सब जानता है कोरोना महामारी क्या है। तो समझ गए दोस्तों, जो सूक्ष्म जीव या वायरस के द्वारा फैलता है उसको क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। अब है एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? यहाँ किसे कहेंगे? तो देख सकते हैं आप, एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, जो अपने दैनिक जीवन की आवश्यक कार्य कर सकता है, जो हर तरह से ठीक हो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह से ठीक हो, उसको क्या कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। अब है गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर रहती है। तो आप देख सकते हैं गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मान लेते हैं ये एक वस्तु है, ये गति कर रही है। ठीक है। इसमें जो गति कर रही है इससे उत्पन्न एक ऊर्जा होती है, उसको क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। इसको जो
इसका जो प्रभावित करता है यानी किस पर निर्भर रहता है, एक वेग और एक द्रव्यमान। इसका जो फार्मूला होता है वो है 1mv²। ठीक है, m मतलब क्या होता है दोस्तों, मास होता है यानी द्रव्यमान, और v मतलब वेलोसिटी यानी वेग। अब अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है मोल में बदले। यहाँ मोल होगा, मॉल नहीं, मोल। ठीक है, मोल में बदले तो कैसे बदलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदले, तो ऑक्सीजन गैस का आप सबसे पहले कोई भी गैस रहेगा या कोई भी तत्व या यौगिक रहेगा तो उसका सबसे पहले उसका सूत्र हम लोग को जानना होगा। उसका सूत्र से ही, यहाँ सूत्र होगा, सूत्र उसका जानना होगा, तभी हम लोग को मोल निकालने का तरीका मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2। ठीक है, O2 होता है। अब देख लीजिए O मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या क्या होता है 16, और ये गुना में है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32U। अब ये निकल गया, जो m है बड़ा M निकल गया। अब छोटा m हम लोग कैसे निकालेंगे, जो यहाँ दिया है। ठीक है, तो m मोल बराबर क्या होता है m/m। ठीक है, m/में। अब अब क्या करेंगे, जो दिया रहता है, जो मोल दिया रहता है, मतलब जो गैस दिया रहता है उसको बटा में जो अभी निकला मोल उसका, दोनों को भाग दे देंगे तो 0.37 ग्राम ये राइट आंसर हो जाएगा। ये इस तरह मोल निकलेगा। काफ़ी मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां जो क्वेश्चन है वो है उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। तो देख सकते हैं पहला है वैलेंसी यानी संयोजकता। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मतलब मान लेते हैं, ले लेते हैं Na का क्या होगा 2, 8 और 1। तो देख सकते हैं आप, जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है इसको ही 1 बोलेंगे, तो इसको ही त्याग, और जो ग्रहण करेगा वही 1 होगा, तो इसका संयोजकता कौन निकल जाएगा 1। जैसे यहाँ उदाहरण मैंने दिया है एक, आप देख सकते हैं उदाहरण में क्या है, जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए उसके संयोजकता का 1 होती है, 1 होती है, अभी मैंने बताया। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, अब है समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। सेम इसका उल्टा है समभारिक, जिसको आइसोबार कहते हैं। इसका उल्टा, जिसमें यहाँ देख सकते हैं आप, परमाणु संख्या यहाँ इसका सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा है, द्रव्यमान संख्या समान रहेगा लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न रहेगा। इसका आप उदाहरण भी ले सकते हैं, बहुत से तत्व है, आप ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां में जो क्वेश्चन है वो है टीकाकरण क्यों आवश्यक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। क्या है, हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीका वैक्सीन कहते हैं। समझ गए दोस्तों, जो बीमारी होती है उससे लड़ने के लिए वैक्सीन हम लोग को दिया जाता है। वैक्सीन को किसी भी रूप में भेजा जा सकता है, जैसे हम लोग को खिलाई जाए, पिलाई जाए, या इंजेक्शन के माध्यम से आपको दिया जा सकता है। जैसे वैक्सीन हम लोग को इंजेक्शन के रूप में भी मिलता है। जैसे मान लेते हैं कोरोना वायरस एक ऐसी वायरस है जो बहुत ख़तरनाक है, जो जान भी ले सकती है, वही है, उसको हम लोग वैक्सीन लेते हैं। इसके लिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं, क्यों, क्योंकि इससे लड़ता है वैक्सीन, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को पादपों के अवशोषण योग्य नाइट्रोजन यौगिकों, जिसको नाइट्रेट कहते हैं, बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। सिंपल में देख लीजिए, जो पादप होते हैं उसके अवशोषण योग्य जो नाइट्रोजन है उसको चेंज करता है, जो नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है, उसको क्या कहते हैं, स्थिरीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है। अब 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिरक्षीकरण, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरक्षीकरण क्या है, आइए देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं बता रहा हूँ अपने से, आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, जब किसी व्यक्ति को टीका या वैक्सीन, जानते हैं ये वैक्सीन शरीर के अंदर भेजा जाता है,
तो उससे जो शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। वैक्सीन हम लोग क्यों लगवाते हैं, वैक्सीन हम लोग को क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव हम लोग को खतरा बन सकते हैं, वे वायरस हो सकते हैं, इसके कारण उनसे लड़ने के लिए हम लोग वैक्सीन लगाते हैं। वही जो शरीर में है वैक्सीन लगाते हैं हम लोग, तो उसकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। उसको ही क्या कहते हैं, प्रतिरक्षीकरण। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो देख लीजिए, सर जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक तरबूज की तरह था। इसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरे रहता है, जब इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे। ये है थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या। ठीक है, आप रदरफोर्ड का और चैडविक का भी ले सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिया है। ठीक है, समझ गए दोस्तों क्यों है। मतलब मान लीजिए ये तरबूज है, इसमें छोटा छोटा जो बीज होता है काला कलर का, वो नाइट्रोजन है, और ये जितना भी गुद्दा है लाल कलर का खाने लायक, उसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। लेकिन जो बूंदाबांद मतलब जो बीज रहता है उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन रहेगा। उसी प्रकार इनका जो मॉडल था, परमाणु मॉडल, वह व्याख्या इस प्रकार किए थे। अब देख लीजिए, एक मोल से आप क्या समझते हैं। अभी हम लोग ने जो मोल था उसका कुछ सॉल्यूशन किया था क्वेश्चन, अभी मोल आ गया। मोल किसे कहते हैं, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन या अणुसूत्र इकाई कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होता है। समझ गए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणा को तुलना करें, तो आपको इन तीनों के बीच डिफ्रेंशिएट करने बोलेगा, वहाँ क्वेश्चन आ सकता है। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जिसको देख लीजिए आवेश होता है। फिर इलेक्ट्रॉन के नाभिक में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक, यहाँ नाभिक होगा, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें ई से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा, ई, स्मॉल ई से। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन भी एक धन आवेशित कण है। जो धन आवेशित है ये प्रोटॉन के नाभिक में स्थित होते हैं। जो मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, वो जो जे थॉमसन के परमाणु के मॉडल में था कि एक तरबूज में जो छोटे छोटे बीज होते हैं ये है इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन होते हैं वो खाने लायक तो वही है, ये नाभिक के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर होते हैं। समझ गए दोस्तों, इन्हें पी से सूचित करते हैं। अब न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन है मतलब ये न्यूट्रॉन, यहाँ न्यूट्रॉन पर कोई यहाँ आवश्यक नहीं होगा, यहाँ आवेश होगा। ये उदासीन कण होता है, ये आप जानते ही होंगे, ये उदासीन कण है। ठीक है, ये इसमें कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं और इन्हें एन से सूचित करते हैं, जो स्मॉल एन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो है जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। जहाज़ों से होने वाला तेल रिसाव, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता की कमी, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने आदि। तो देख सकते हो दोस्तों, जल प्रदूषण इसी प्रकार होता है। तो आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, और क्वेश्चन में अगर कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।